चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आज सबसे पहले हम लोग बात करते हैं हमारे टिप्स की तरफ। और दूसरी बात करेंगे हम आज डिजीनेस और रिसेप्टर्स। और अगर आपने ये रिसेप्टर का चैप्टर समझ लिया तो आपने इलेक्ट्रोमैग्नेट के 45 पॉइंट्स जो है वो 45 पॉइंट्स आपने क्लियर कर लिए दोस्तों। ठीक है, आज थोड़ा इंटरनेट की लाइट की प्रॉब्लम्स है तो थोड़ा सा ब्लर वीडियो नजर आएगा। ठीक है, जब भी ऐसा होता है लाइट फ्लक्चुएट करती है तो इसी प्रकार के जो सिम्टोमेटोलॉजी आपको नजर आएगी आपके स्क्रीन पे भी दोस्तों। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं हम लोग। आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसमें सबसे पहले मैं बताने वाला हूं आपको निराशा या हताशा के मेडिसिन, यानी डिस्पेयर के मेडिसिन। डॉक्टर एडवर्ड बेच ने कहा है कि जब भी किसी व्यक्ति को निराशा या हताशा होती है दोस्तों, जब व्यक्ति को किसी प्रकार का शॉक लगता है या कहीं ना कहीं वो बहुत गहरे दुख में चला जाता है ना, उसको आत्मसंदेह होता है, आत्मग्लानि होती है, या हमेशा हार मान लेने के जो टेंडेंसी होती है उसमें डेवलप हो जाती है। थोड़ा सा भी कोई काम करता है और वो कहता है अरे यार मैं नहीं कर पाऊंगा, कहीं ना कहीं गड़बड़ हो गई, है ना। ये डिस्पेयर या हताशा की जो स्थिति होती है, निराशा की जो स्थिति होती है, इसको क्योर कर जाती है मेडिसिन दोस्तों, बहुत आसानी से क्योर करती है। डॉक्टर एडवर्ड बेच ने इस प्रकार के हताशा के लिए टोटल 8 प्रकार के बेच फ्लावर रेमेडी बताई है दोस्तों, जो बहुत डीप में जाकर काम करती है और हर प्रकार के पेशेंट्स में आपको रिजल्ट देती है दोस्तों। ठीक है, ये अकॉर्डिंग टू कंडीशन होती है दोस्तों। अगर यहां पर आप देख रहे हो तो याद रखना, ये बेज फ्लावर रेमेडीज हमेशा आत्मविश्वास, आपकी जो होप होती है, जो भावनात्मक बैलेंस होता है दोस्तों, मेंटल बैलेंस, उनको पूरा कांस्टेंट बनाता है, पुनः स्थित करता है दोस्तों। इसलिए बहुत अच्छी मेडिसिन है। यदि आप पहली मेडिसिन जिसको आप लार्च कहते हो, है ना, लार्च। यदि किसी को आत्मविश्वास की कमी होती है और हमेशा असफलता का डर रहता है कि यार मैं कभी प्रोग्रेस करूंगा या नहीं करूंगा, है ना, उस आत्मविश्वास की कमी और जो असफलता का जो डर होता है उसको दूर करने के लिए लार्च मेडिसिन यूज की जाती है दोस्तों। उन लोगों के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है जो खुद को दूसरों से कमतर मानते हैं, अपने आप को दूसरों से कम मानते हैं दोस्तों, है ना, किसी भी कार्य को करने से पहले ही हार मान लेते हैं, है ना। वे अपनी खुद की क्षमता उसमें है, कैपेबिलिटी है उसमें, लेकिन वो नहीं कर पाता, अपने आप पर क्षमताओं पर संदेह रखता है, वो सोचता है कि वो कभी सफल होगा कि नहीं होगा दोस्तों। इसीलिए वो नई चुनौतियों का सामना करने से बचता रहता है, खुद को असफल मानकर प्रयास ही नहीं करता दोस्तों। इसीलिए ये व्यक्ति आत्मविश्वास, साहस और अपनी योग्यता पर विश्वास करने में मदद कराती है लार्ज, है ना। याद रखना, जितने भी बच्चे आपको मिलते हैं जो
माँ बाप आपके पास लेकर आ रहे हैं और वो माँ बाप कहते हैं कि ये बच्चा मेरा पढ़ने में बहुत होशियार था, पता नहीं कैसे इसका मूड चेंज हो गया है, अब इसका पढ़ने में मन नहीं लगता, इसको खुद की कमी नजर आती है, ये कुछ भी चीज अच्छी नहीं करता, पहले से हार मान लेता है। याद रखना, बहुत टॉप क्लास रेमेडी है ऐसे लोगों के लिए। दूसरी मेडिसिन होती है एल्म, ELM, एल्म। दोस्तों, यदि आपके ऊपर जिम्मेदारियों का अत्यधिक बोझ डाल दिया गया है, आप बिल्कुल असहाय महसूस कर रहे हो, तो आजकल क्या हो रहा है दोस्तों, है ना, एक व्यक्ति कमाने वाला, खाने वाले कई। दूसरी बात, एक बच्चा है, उस पे टारगेट दे दिया गया कि आपको ये कोर्स, हर टीचर अपने टारगेट देता है, तुमको इतना करके लाना, तुमको इतना, वो दिन भर सुबह से शाम तक उसी में लगा रहता है ना। तो उसको जिम्मेदारियों का बोझ इतना डाल दिया गया है, उन लोगों के लिए बहुत जिम्मेदार होते हैं दोस्तों, हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहते हैं, लेकिन जब इन अत्यधिक जिम्मेदारियों के दबाव के बोझ के तले वो दब जाते हैं तो खुद अपना ध्यान नहीं रख पाते, अपने आप को असहज महसूस करते हैं कि यार मैंने उसका काम नहीं किया तो वो कैसा महसूस करेगा, मैंने अपना काम ही नहीं किया, उसका काम मैं कैसे करूंगा दोस्तों, है। वो सोचते हैं कि सब कुछ नहीं संभाल पाएंगे, है ना, खुद को असफल मानने लगते हैं दोस्तों, और यही कारण है उस व्यक्ति में बहुत बड़ी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। वो व्यक्ति को मानसिक रूप से प्रॉब्लम होती है, तो उस मानसिक रूप से मजबूत करने के लिए अल्म देना चाहिए दोस्तों, है ना, ELM, अल्म। अपनी जिम्मेदारियों को ये बैलेंस करेगा, मदद करेगा, वो कहेगा हाँ ठीक है आज निकल कर देंगे, क्या दिक्कत है, और फिर वहां पर वो उसको मोटिवेट करेगा और मोटिवेशन से वो बाहर आ जाएगा, और एल्म इसीलिए बहुत अच्छी मेडिसिन के रूप में काम करती है दोस्तों। एडवर्ड बेच ने इस पे बहुत लंबे समय तक काम किया है ना, क्योंकि वो फॉरेन के डॉक्टर्स थे, तो वहां पर रिसर्च इंस्टीट्यूट बहुत सारे हैं, है ना। हमारे हिंदुस्तान में अगर कोई एक व्यक्ति आगे बढ़ना चाहता है तो उसको टांग पकड़ के फेंक दिया जाता है ना। इसीलिए इलेक्ट्रोमोपैथ में भी यही हो रहा है, कोई अगर कुछ चीज अच्छी करता है, आप हर चीज की पॉजिटिव और नेगेटिव को देखो और एक्सेप्ट करो, अन्यथा आप उसको छोड़ दो, ठीक है। किसी के बारे में बोलना बहुत आसान है, खुद के बारे में सुनना बड़ा मुश्किल है दोस्तों, है ना। यही चीज आजकल बहुत पीछे खींच रही है आप और मुझको, ठीक है। तीसरा, पाइन, पाइन नामक मेडिसिन बहुत अच्छी है दोस्तों, जो आत्म दोष रखता है, अपराध बोध रहता है, यानी गुल्ट होता है, सेल्फ ब्लेम करता है, यार ये मेरे कारण हुआ, मेरे को इसके लिए ये करना था पर मैं नहीं कर पाया और उसके कारण उसको सजा मिली, ठीक है। ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है जो हमेशा खुद को दोषी महसूस करता है, भले ही गलती उनकी हो ना हो, वो सोचते हैं कि उन्होंने दूसरों के साथ न्याय नहीं किया है दोस्तों, कोई गलती हो गई हमारे से, है ना। ये अपराध बोध उन्हें लगातार मानसिक रूप से परेशान करता रहता है, वो खुद को क्षमा नहीं कर पाते, और यही कारण है दोस्तों, जब आप उसको पाइन देते हो, ये व्यक्ति को स्वयं को क्षमा करने, आत्म स्वीकृति करने, आंतरिक शांति प्रदान करने में मदद करता है, ठीक है। मेरे यहाँ एक केस मेरे पास बहुत मेमोरेबल है। 11 साल का बच्चा मोटरसाइकिल चलाना सीख रहा था, उसने पास के 5 साल बच्चे को टक्कर मारा तो एक हाथ और एक पैर टूट गया, 10 दिन तक कमरे से बाहर नहीं निकला दोस्तों, डर के मारे, है ना। जब बाहर निकला तो इतना डरा हुआ था, इतना आत्मदोष, इतना अपराध बोध था दोस्तों, कि मैं हैरान हो जाता था कि यार बच्चे को इतना क्या हुआ। जब उसके पेरेंट्स ने मुझे बताया तो मैंने तुरंत उसको 2 मेडिसिन दिया, है ना, उसमें पाइन भी था, 30 ml में 5-5 ड्रॉप डाल के दे दिया और कहा इसको 5-5 बूंद 4 बार देते रहो। 10 दिन के बाद जब वो बाहर निकला बच्चा, तो उसके बाद कभी अंदर नहीं गया, क्योंकि फिर वो उस बच्चे की केयर करने लगा, उसको ध्यान देने लगा, और उसमें इतनी शक्ति आ गई दोस्तों कि वो खुद ही इस प्रॉब्लम को निपट लिया, ठीक है। ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों, ये चीजें आपको ध्यान रखना है ना। जब आप इस प्रकार के कैरेक्टर को वहां पर प्रोटोकॉल्स देते हो तो आपको ये ध्यान रखना कि कैरेक्टर मिल रहे हैं कि नहीं, ठीक है। दूसरी मेडिसिन थी स्वीट चेस्टनट, चौथे नंबर की। अत्यधिक दुख और गहरी निराशा अगर किसी को होती है, भाई अपने कर्मों से भी हो सकती है और हमने कर्म नहीं किया उसके कारण भी हो सकती है दोस्तों। ये उन लोगों के लिए जो भावनात्मक रूप से यानी मेंटली बहुत बुरी तरह टूट चुके हो, जीवन में कोई आशा नहीं दिखते कि कोई मुझे सपोर्ट करेगा नहीं करेगा, वे अंदर से पूरी तरह खाली और हतुश, बिल्कुल हताश महसूस करते हैं दोस्तों, उनके पास कोई रास्ता ही नहीं बचाओ। कभी कभी यह स्थिति मेंटल डिप्रेशन की तरफ, एंजाइटी की तरफ ले जाती है दोस्तों, है ना। ये संकेत हो सकती है ना। वो व्यक्ति को जो आंतरिक शक्ति, धैर्य, आशा को पुनः लाने में मदद करती है स्वीट चेस्टनट, इसीलिए पाइन और स्वीट चेस्टनट मैंने उसको दिया था, तुरंत रिजल्ट मिला था मुझे दोस्तों, है ना। 10 डेज, ओनली 10 डेज, 30 ml दिया था,
उसी में काम हो गया, है ना। याद रखना दोस्तों, ये बहुत अच्छी तरीके से आपको देखने को मिल रहा है। पांचवी होती है स्टार ऑफ बेथलेहम, है ना, बेथलेहम। ये जो होता है ना, बहुत शानदार मेडिसिन है दोस्तों। अगर किसी को सदमा लग गया, शॉक लग गया, किसी को बहुत गहरा आघात लगा है, वरना है ना, आप स्टार ऑफ बेथलेहम दे दो दोस्तों। उन लोगों के लिए जो किसी भावनात्मक या शारीरिक आघात यानी ट्रॉमा से गुजर रहे हैं, वो सदमा किसी परिजन की मृत्यु से हो सकता है, किसी दुर्घटना से हो सकता है, बचपन में उसके साथ हरेसमेंट किया गया, उसका दुरुपयोग किया गया है, उस लेवल पर हो सकता है, कोई दर्दनाक घटना उसके साथ हुई है, उसके कारण हो सकता है ना। ये आघात से बाहर नहीं आ पाते दोस्तों, लगातार उसी चीज में नेगेटिव सोचते रहते हैं और उसी के साथ दुखी रहते हैं दोस्तों, है ना। ये व्यक्ति गहरे सदमे से उभरने और भावनात्मक रूप से स्वस्थ होने के लिए दूसरों की मदद करती है दोस्तों ये मेडिसिन, स्टार ऑफ बेथलेहम, है ना। मेरे यहाँ पर बसी हुई है दोस्तों, गहरे आघात और सदमे से उबरने के लेवल पर ये मेडिसिन वहां पर मिली हुई है। ठीक है, याद रखना, जब मेरा एमबीबीएस सिलेक्शन नहीं हुआ था, 3 नंबर से मैं रह गया था, यानी कि मेरे आगे 11 लोग थे, पीएमटी सिलेक्ट हूं, 11 लोग थे, लेकिन 9 लोगों का सिलेक्ट हो गया, क्योंकि मैं जनरल में आता था। 9 का सिलेक्ट हो गया, 2 लोग रह गए, और 2 लोगों की वजह से और वो दोनों एसटी एससी छोड़कर जनरल कोटे में आ गए। वो एसटी एससी के थे, जनरल कोटे में आ गए, पढ़ने में होशियार थे। ये लोगों ने क्या करा कि अपने जो भाइयों के लिए सीट छोड़कर इधर आ गए, और हम जैसे लोगों का जो है जीवन बर्बाद कर दिया, और आज तक उस चीज को मैं भुगत रहा हूं। उसके बाद में फिर दोबारा ट्राई किया, दोबारा हो गया, लेकिन तब फीस भरने के पैसे नहीं थे, है ना। तो ये चीजें मुझे बहुत ज्यादा सदमे में ले गई थी कि मैं जो कैपेबल था मैं नहीं कर पाया। तब हमारे गुरु थे, उन्होंने ये मेडिसिन मुझे स्टार ऑफ बेथलेहम दिया था, और मैं उस लेवल पर बाहर आ गया दोस्तों। ठीक है, उस समय तो कोई जानता भी नहीं था बेच फ्लावर रेमेडी को, है ना। याद रखना दोस्तों, ठीक है। काली फास्ट मुझे दिया था उस समय, तब मुझे बहुत अच्छे तरीके से याद है कि मैं बहुत अच्छे लेवल पर बाहर आ गया था। ठीक है, छठा होता है विलो, दूसरों को दोष देना, है ना। दूसरों को दोष देना यानी गलती अपनी, लेकिन नेगेटिविटी में जीना, नकारात्मक सोच के लेवल पर जीना दोस्तों, दूसरों को दोष देना कि इसके वजह से सब हुआ, है ना। ये विलो बहुत अच्छा काम करती है। उन लोगों के लिए है जो हमेशा अपनी परेशानियों के लिए दूसरों को दोष देते हैं दोस्तों। वे सोचते हैं जीवन में उनके साथ जो अन्याय हुआ है, जो बाइटरनेस है, कड़वाहट है, वो भरी हुई है, यानी आप एक व्यक्ति के प्रति कड़वाहट मन में भर के चल रहे हो, है ना। वे हमेशा नकारात्मक यानी नेगेटिव दृष्टिकोण रखते हो, हर चीज में शिकायत ही शिकायत देखते हो दोस्तों, है ना। और ये मेडिसिन जो विलो है, ऐसे व्यक्ति की नेगेटिविटी को छोड़ने, जिम्मेदारी स्वीकार करने और अधिक सकारात्मक सोचने में मदद करता है दोस्तों। बहुत ही ब्रिलियंट प्रोटोकॉल है जो यहाँ पर काम कर रहा है दोस्तों, इसलिए याद रखना। ओक, 7वीं मेडिसिन ओक, अत्यधिक मेहनत और कभी ना हार मानने की मानसिकता। एक व्यक्ति मेहनत करता रहता, भले सफल हो कि नहीं हो, और न कभी हार मानता। हाँ ठीक है यार, मेरे साथ जो हो रहा होने दो, वहां पर अपने आप को रख के देखो दोस्तों। ये उन लोगों के लिए है, बहुत अच्छी मेडिसिन है, जो हमेशा मेहनत करते रहते हैं, कभी हार नहीं मानते, भले ही वो पूरी तरह थक चुके होते हैं, काम करते रहते हैं दोस्तों। वे कभी भी अपनी कमजोरी को स्वीकार नहीं करते, खुद को कभी आराम नहीं देते दोस्तों, है ना। ये शारीरिक और मानसिक रूप से पूर्ण रूप से थके हुए व्यक्ति होते हैं दोस्तों। याद रखना, करते सबके लिए, इसलिए इनकी एज कम हो जाती है ना। शारीरिक और मानसिक दोनों तरह से बहुत ज्यादा वीक होते हैं, क्योंकि ये हर समय काम करते रहते हैं, और यही कारण है यह व्यक्ति को स्वयं की देखभाल करना सिखाता है और संतुलन बनाए रखने में मदद करता है, उसकी बॉडी का होम्योस्टेसिस बैलेंस करता है दोस्तों। इसीलिए ओक मेडिसिन को आप हमेशा याद रखिए। जो हमेशा बहुत मेहनत करता है, बहुत ज्यादा मानसिक और शारीरिक मेहनत करता है, लेकिन अपने पे ध्यान नहीं देता, उसके लिए ये ओक बहुत अच्छी मेडिसिन है, उसको जरूर दीजिएगा दोस्तों। लास्ट, क्रैब एप्पल, है ना। अगर किसी को आत्मसंतोष की कमी होती है, खुद से ही असंतुष्ट होता है ना, उन लोगों के लिए जो हमेशा अपनी शारीरिक व्यक्तित्व या छोटी छोटी चीजों को लेकर हमेशा असंतुष्ट रहते हैं दोस्तों, है ना। वे अपने शारीरिक लुक्स, आदतों, व्यवहार को लेकर हमेशा आत्म गिल्टी महसूस करते हैं दोस्तों, उसे ठीक करने की कोशिश में हमेशा लगे रहते हैं, है ना। कभी कभी दोस्तों शुद्धता यानी प्यूरिटी, सफाई की बहुत ज्यादा चिंता रहती है दोस्तों। आप देखो, ऐसा पेशेंट बार बार हाथ धोएगा, बार बार नहाएगा,
बार बार झाड़ू लगाएगा, बार बार कहीं भी कुछ लेकर साफ करेगा, ये जो व्यक्ति होते हैं ना क्रैब एप्पल से ठीक हो जाते हैं, है ना। याद रखना दोस्तों, ये व्यक्ति को स्वयं को स्वीकार करना चाहिए। आत्म प्रेम, आत्म संतोष बढ़ाने में ये मेडिसिन मदद करती है, इसीलिए ये मेडिसिन बहुत ब्रिलियंट काम करती है क्रैब एप्पल। याद रखना दोस्तों, ये वो अनुभव है जो डॉक्टर जितेंद्र सर, डॉक्टर दीप्ति मैम और मैं, है ना, हम लोगों ने काफी प्रयास, भरसक प्रयास किया और भरसक मेडिसिन का उपयोग किया है, यूज किया है, और उसी के बिहाफ पर आपको मैं ये प्रदान कर रहा हूं दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है आज का वो है डिजीनेस। चलिए, आज के समय में डिजीनेस बहुत कॉमन समस्या हो गई दोस्तों। डिजीनेस का मतलब होता है व्याकुलता, और व्याकुलता होने से दोस्तों याद रखना, कई बार पेशेंट बहुत ज्यादा अफेक्टेड हो जाता है अपने मस्तिष्क के लेवल पर, है ना। अगर व्यक्ति को 4 कंडीशन से गुजरना हो, यदि कान से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो, जैसे आप कहते हो आंख, नाक और कान का अगर बैलेंस है तो आपको वर्टिगो नहीं आएगा, चक्कर नहीं आएगा। अगर कान के कोई प्रॉब्लम हो रही है, उसके कारण आपका जो बैलेंस है बिगड़ गया, आपको वहां पर वर्टिगो आना शुरू हो जाएगा। दूसरा, अगर कोई इन्फेक्शन है और उस इन्फेक्शन के कारण आपको वहां पर बार बार प्रेशर क्रिएट हो रहा है, और प्रेशर क्रिएट होने के कारण मस्तिष्क के लेवल पर आपको चक्कर आना शुरू हो गए, ठीक है, व्याकुल लगने लगे, आपको बिल्कुल अनइजीनेस फीलिंग होने लगा, ठीक है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के कारण बहुत ज्यादा हाइपर सेंसिटिविटी हो गई, उसके कारण आपको प्रॉब्लम आने लगी दोस्तों, वहां पर आपको एक अलग सेंट्रल नर्वस सिस्टम के मेडिसिन के साथ देना पड़ेगा, है ना। कई बार कमजोरी होती है, बहुत ज्यादा वीकनेस, जैसे एनीमिया कंडीशन में, है ना, बहुत ज्यादा हाइपर एसिडिटी की कंडीशन में, एडॉप्टेशन ही नहीं होता, एब्जॉर्प्शन नहीं होता न्यूट्रिशन का, उस कंडीशन में अगर प्रॉब्लम हो तो कमजोरी के कारण वह एस्टेन के साथ ये मेडिसिन आपको जरूर देना है, ठीक है। तो क्या देना मेडिसिन, आपको मैं बताने की कोशिश करता हूं। ज्यादातर कोई भी पेशेंट डॉक्टर के पास कब पहुंचता है, जब डिजीनेस उसको बहुत ज्यादा होता है। एक स्टार्टिंग में कभी नहीं आएगा आपके पास, वो छोटा मोटा खुद का घरेलू ट्रीटमेंट करेगा और फिर उसको दवा लेगा, धीरे 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 करके वो बड़ा होगा, फिर आपके पास आएगा, है ना। या बहुत सारे मॉडर्न साइंस की मेडिसिन लेता रहेगा 2-4 साल, फिर आपके पास आएगा। सिम्टम और मेडिसिन के बारे में हमेशा वो एक दूसरे डॉक्टर से, पेशेंट से पूछता रहता है ना। और जब डॉक्टर उसके फिजिकल एग्जामिनेशन करता है, उस फिजिकल एग्जामिनेशन के दौरान डॉक्टर, है ना, आपके चलने फिरने के तरीके को चेक करता है ना। और जब चलने फिरने के तरीके को चेक करता है तो वो कहता है यार आपका तो बैलेंस बिगड़ा हुआ है ना, आपका बैलेंस मेंटेन करने में आपको डिफिकल्टी हो रही, बिकॉज ये जो कंडीशन होती है हमेशा आंख, नाक, कान, याद रखना दोस्तों, हमारे नर्वस सिस्टम के माध्यम से जो कंट्रोल होता है, लिम्बिक सिस्टम, है ना, याद रखना, लेबिरिंथ जिसको बोलते हो आप, है ना, ये नर्वस सिस्टम की जो मेजर नर्व्स है कैसा वर्क कर रही है, उनमें कोई डिफरेंसेस हो रहे हैं, उसके आधार पर आपको चेक करना पड़ेगा कि कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है दोस्तों, है ना। डिजीनेस के कॉजेज में जाएंगे तो बहुत सारे संभव कारण होते हैं दोस्तों। अगर इनर ईयर डिस्टर्बेंसेस होता है, याद रख लेना मेरी बात, ईयर के 3 पार्ट होते हैं, एक्सटर्नल ईयर, मिडिल ईयर और इंटरनल ईयर, ठीक है। तो जो इनर ईयर का डिस्ट्रीब्यूशन होता है दोस्तों, याद रखना, ये डिस्टर्बेंसेस हमेशा याद रखना है, मोशन सिकनेस, यानी आप खड़े होकर चलने लगे, चक्कर आने लग गए, है ना। मेडिकेशन इफेक्ट, आप बहुत सारी मेडिकेशन ले रहे हो, उसके इफेक्ट आपको आ रहे हैं। कुछ अंडरलाइंग हेल्थ कंडीशन के द्वारा भी काज होता है, जैसे आपको याद रखना, आपके बॉडी में पुअर सर्कुलेशन हो, एनीमिक कंडीशन होती है ना, आप देखो पुअर सर्कुलेशन हो गया, है ना। अब ये कंडीशन हुई तो याद रखना, मैं आपको क्लियर कट बता रहा हूं, अगर आपको ये कंडीशन डिजीनेस की नजर आ रही है तो लिम्फो बूस्टर के D6 में केवल और केवल S11 डाल के फ्रीक्वेंटली दे दीजिए, ठीक है। लिम्फो बूस्टर के साथ D6 का S11 दे दीजिए, या सीधा मैं कहूं पावर बूस्टर या जनरल टॉनिक, आपको जो समझ में आ रहा है, लिम्फो बूस्टर, नेचुरल टॉनिक, जनरल टॉनिक और पावर बूस्टर, इनमें से कोई भी मेडिसिन आप D6 में बनाइए और दे दीजिए, ठीक है।
लेकिन मेरा मानना है लिम्फो बूस्टर सबसे स्ट्रांग वर्क यहाँ पर करता है ना, कारण कि यहाँ पर सब चीज कंजेशन के रूप में मौजूद होगी, इसी वजह से सबसे बेस्ट काम करता है। ठीक है, अगर मान लो कोई इन्फेक्शन हुआ तो, है ना, पुअर सर्कुलेशन तो एनीमिक कंडीशन में, अगर वहां पर कोई इन्फेक्शन हुआ तो, है ना, अगर इन्फेक्शन हुआ तो याद रखना ऑलमोस्ट इसमें L1 मिला हुआ है लिम्फो बूस्टर में, ऑलमोस्ट L1 मिला, सॉरी S1 मिला हुआ है, लेकिन फिर भी मैं कहूंगा यहां पर S1 और अलग से ऐड कर दीजिए, आप S11 हटा दीजिए, S1 ऐड कर दीजिए। ठीक है, तो कोई भी इंफेक्शन के साथ डिजीनेस हो रहा तुरंत ठीक हो जाएगा, है ना। अगर किसी भी प्रकार का सेंट्रल नर्वस सिस्टम के कारण कोई प्रॉब्लम हो रही है या कोई इंजरी के प्रॉब्लम हो रही है, सेंसरी नर्वस सिस्टम में कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है दोस्तों, सीधा यहां पर आपको S3 ऐड कर देना, आप S3 ऐड कर दीजिए। ठीक है, याद रखना दोस्तों तुरंत ठीक हो जाता है ना। आपको केवल डिजीनेस के होने के तरीके को जानना है कि भाई इसको डिजीनेस कैसे शुरू हो रहा है, सुबह होता है, दोपहर में होता है, शाम को होता है, कैसे शुरू होता है दोस्तों, है ना। बढ़ने वाले होने वाले अनुभव, यानी यहाँ पर डिजीनेस के बाद में उसको अनुभव क्या होता है, किस प्रकार के सिम्टम आते हैं, संभवतः कारण बता देते हैं दोस्तों, है ना। कितना लंबा समय डिजीनेस रहता है, जितने सिम्टम साथ में आ रहे हैं वो कितने समय रहते हैं दोस्तों, है ना। हमें कारण के बारे में जानना है तो वो बारीकी सीखना पड़ता है। ठीक है, हमारा जो सेंस का जो बैलेंस होता है वो सेंसरी नर्वस सिस्टम के डिफरेंट पार्ट से आने वाले जो कंबाइंड इनपुट होता है उस पर डिपेंड करता है। इसलिए अगर ऐसा हो तो S3 बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, है ना। लेकिन याद रखना जो सेंसरी आउटपुट का कॉम्बिनेशन होता है कोई एक मटेरियल से नहीं आता, आईज से आता है ना, आपकी सेंसरी नर्व से आता है, आपके इनर ईयर से आता है। इसीलिए 3 सबसे बेस्ट मेडिसिन होगी, आपको याद रखना है, क्योंकि आपके पास ऑर्गन स्पेसिफिक मेडिसिन है लेकिन लिंक नहीं है। ये लिंक मैंने बना दिया आपको डिसाइड करना है। यदि एनीमिया के कारण है तो लिम्फो बूस्टर क्या काम करेगा, सीधा आप यहां पर जाइए पावर बूस्टर और जनरल टॉनिक की तरफ। देखिए, अगर मेंटल लेवल पर स्ट्रेस है तो ये तीनों हटाइए, नेचुरल टॉनिक ऐड कीजिए, है ना। याद रखना दोस्तों, जब भी कभी वर्टिगो डेवलप होता है एक प्रकार का फॉल्स सेंस के रूप में महसूस होता है, यानी यहाँ फॉल्स सेंस आ रही है दोस्तों, है ना। जैसे हमारे आसपास की वस्तुएं घूम रही है, घूमती है क्या, हम खुद घूम रहे होते हैं, वहां आसपास क्या घूम रहा है, कुछ भी नहीं घूम रहा है ना। हमारी जो है फॉल्स सेंसरी नर्व फॉल्स सेंसेशन हमें दे रही है दोस्तों, यही कारण है हमारे आसपास की वस्तुएं हमेशा मूव करते हुए नजर आएगी, है ना। ईयर इनर ईयर के डिसऑर्डर के कारण हमारे जो ब्रेन को सिग्नल्स प्राप्त हो रहे हैं दोस्तों, वो सिग्नल डिफेक्टिव है ना। इसीलिए याद रखने की जरूरत है, इनर ईयर से इसमें हमारी आईज और सेंसरी नर्व ने जो सिग्नल रिसीव किया है दोस्तों, उसका कहीं ना कहीं कंसिस्टेंसी ही नहीं करता है, वो है ही नहीं, उसकी कंसिस्टेंसी है ही नहीं, लेकिन वो कंसिस्टेंसी बता रहा है कि इतने कंसिस्टेंसी में सिग्नल आ रहा है ना, लेकिन वहां आपको कुछ दिख नहीं रहा, है ना। और यही कारण है वर्टिगो क्यों रिजल्ट दे रहा है, वहां पर ब्रेन इस कंफ्यूजन को शॉर्ट आउट करने में वर्क कर जाता है। यहां पर ब्रेन वर्क करने लगता है, यार ये सेंसेशन क्यों आ रहा है, ऐसा तो कुछ दिख नहीं रहा, जब तक आपको ब्लर लगता है, आपको चक्कर जैसा लगता है दोस्तों। ठीक है, इसीलिए ये मेडिसिन, अब आपको पता है ना S11 कितना शानदार काम करता है वर्टिगो में, है ना। आपको ये पता है ना A1 का 10th डायल्यूशन कितना शानदार काम करता है। तो आप यहाँ पर क्या करो, पावर बूस्टर को सेकंड डायल्यूशन बना लो, S11 को उसमें डाल दो, या जो भी मेडिसिन आपको सिलेक्ट हो रही है वो डाल दो, आप देखो कितना टॉप क्लास रिजल्ट मिलता है ना। याद रखना दोस्तों, सिम्टम्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है और उन्हीं सिम्टम्स के अकॉर्डिंग आपका प्रोटोकॉल तय करना होता है। इसीलिए मैं आपको बार बार ये चीज आपके टेबल प्रैक्टिस में बताता हूं कि प्रोटोकॉल कैसे निर्धारित करना। अगर मैं आपको सिंगली कहूं फर्स्ट और सेकंड स्टेज के अंदर है तो आपको ये कुछ देने की जरूरत नहीं, केवल इन्हीं को आप दे दो, है ना। सेकंड डायल्यूशन या थर्ड डायल्यूशन, D5 या D6, आप इनमें से किसी की भी दे दो, पेशेंट ठीक हो जाएगा। अल्टरनेट करके दे देना। आई विल क्योर मोर देन 317 केसेस विद इन 1 ईयर ओनली सपोर्टेड बाय दिस रेमेडीज। ठीक है, याद रखना दोस्तों, बिकॉज डिजीनेस से ग्रस्त होने वाले व्यक्ति में आप जब सिम्टम देखोगे तो वो हमें बताता है कि उसे कई प्रकार के सेंसेशन प्राप्त हो रहे हैं, है ना। और ये सब फाल्स सेंसेशन होते हैं दोस्तों, बहुत अलग अलग चीज होती है, कोई वस्तु चल रही है, कोई वस्तु घूम रही है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, पेशेंट को महसूस हो रहा है ना।
लाइट हेडनेस, उसको ये लगेगा कि मुझे चक्कर आ रहा है और वहीं का वहीं गिर जाएगा। आप देखो बहुत सारे लोगों को मिलेगा आपको, है ना, बेहोश होने जैसा, अनकॉन्शियस होने जैसा लगता है दोस्तों। इसीलिए अनस्टेडीनेस यानी अस्थिर होता है, बैलेंस का लॉस हो जाता है, फ्लोटिंग की फीलिंग होती है दोस्तों, है ना। याद रखना दोस्तों, उसको हमेशा वुजीनेस लगता है, यानी सिर चकराता हुआ रखता है, और यही कारण है हेवी भारीपन लगता है दोस्तों। यही कारण है जब ये कैरेक्टर आते हैं दोस्तों, तो चलने पर, उठने पर या हमारे हेड को हल्का सा घुमाने पर और ज्यादा उसको प्रॉब्लम बढ़ जाती है दोस्तों। यानी बिस्तर से पड़ा रहेगा तो बहुत अच्छा है, लेकिन जैसे उठ के चलने लगा सारी कंडीशन होती है दोस्तों। यही कारण है डिजीनेस में हमेशा नौशिया या फेंटनेस होता है ना। याद रखना दोस्तों, नौसिया और फेंटनेस होता है, और यही कारण है उसको बहुत ही सीवियर और अचानक होता है। पेशेंट का बैठना, उठना, लेटना बिल्कुल आप बाधित होगा। वो लेट गया तो बहुत अच्छा है, उठ गया तो तकलीफ हो जाएगी, है ना। ये एपिसोड कुछ सेकंड के ही होते हैं, है ना। लेकिन आज देखा जा रहा है कि वर्तमान परिस्थितियों में ब्रेन के प्रेशर ज्यादा होने के कारण, वर्कलोड ज्यादा होने के कारण ये कुछ घंटों तक लगातार मौजूद रहता है दोस्तों। और कभी कभी तो किसी को कुछ दिनों तक होता है ना। जिनको एनीमिक कंडीशन होती है, जिनको प्रॉब्लम्स होती है, डेवलपमेंटल डिफेक्ट होता है, उनमें तो मान के चलो रिकरेंट होता है, बार बार होता है, ठीक है। आप वहां पर केवल पेशेंट को बोलिए आप आई टेस्टिंग करा के आइए, है ना। हेड के मूवमेंट की टेस्टिंग कीजिए, आप पोस्चुरोग्राफी कराइए, या रोटेटरी चेयर टेस्टिंग, यानी एक जो आपकी चेयर है उस पर बिठा के उसको घुमा दीजिए चेयर को, और उसके बाद उसको जब चेयर घूमना बंद हो जाए उसको खड़ा करिए, आप खड़े हो और आप देखो चल फिर सकते हो, उसको चक्कर आने लगे समझ जाना डिजीनेस हो गया दोस्तों, है ना। और जो व्यक्ति को डिजीनेस नहीं है, किसी और रोग के कारण हो रहा है, तो उसको चक्कर नहीं आएंगे, है ना। ये बहुत बड़ा सपोर्टिव फ्रेमवर्क है, आपको हमेशा याद रखना है। ये बहुत ही सुपरस्टिशियस मेडिसिन है जो मैंने आपको बताई, है ना। आपको दो चीज बताई, या तो इनको सीधा सेकंड थर्ड में दे दो या D2 में दे दो, और ये यहां पर करो। लेकिन दो चीज आप हमेशा याद रखना जो यहाँ बहुत सपोर्टिव है, S11 A3 F1 W का D6, A2 F2 C5 S12 W का नेगेटिव ऑयल। नेगेटिव ऑयल मतलब 100 ml ऑयल लीजिए, 1 ml अमृत धारा डाल दीजिए, और 10 ड्रॉप ईच A2 F2 C5 S12 W का 10 ड्रॉप ईच ये डाल दीजिए मेडिसिन D3 से। ये हेड ऑयल बन रहा है ना। और हेड ऑयल बन गया तो ये नेगेटिव हेड ऑयल है। पॉजिटिव जितनी भी कंडीशंस होती है, वर्टिगो भी पॉजिटिव में आता है, ये जितनी भी कंडीशन होती है उसको तुरंत क्योर करती है। आप केवल अच्छे से हेड पे मॉलिश करके फोरहेड के ऊपर लगवा दीजिए, आप हैरान हो जाओगे, कंजेशन भी दूर हो जाएगा और पेशेंट बहुत अच्छे तरीके से ठीक हो जाएगा। अगर आपको और फास्ट ठीक करना है दोस्तों, S11 A3 W को D4 में स्मेल करा दीजिए आप, ठीक है। S11 A3 W को स्मेल करा दीजिए, आप देखिए कितना क्विक रिजल्ट आपको टेबल प्रैक्टिस में देखने को मिलेगा डिजीनेस का दोस्तों, ठीक है। उम्मीद करूंगा डिजीनेस बहुत अच्छी तरीके से आप लोगों को समझ में आ गया होगा, क्योंकि एक बहुत बड़ा टॉपिक है, मैंने शॉर्ट एंड स्वीट में आपको समझाया है। CNS में जब हम आगे पढ़ेंगे ये सारी चीज आपको वहां पर दिखाऊंगा दोस्तों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक हम लोग लेते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है रिसेप्टर। नर्व रिसेप्टर की बात करते हैं दोस्तों हम। रिसेप्टर जो होता है ना दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और आपको ये बहुत अच्छे तरीके से समझना चाहिए कि रिसेप्टर क्या होता है। रिसेप्टर
आपकी बॉडी में, मैं इनके डायग्राम डाल दूंगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि आप लोगों को बताने में, फोटो बनाने में मुझे 1 घंटा लग जाएगा पूरा, है ना, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। रिसेप्टर 45 पॉइंट्स के अंतर्गत हम लोगों को लेकर आता है एक नया चैप्टर, ठीक है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में इसका महत्व तो है ही है, लेकिन इलेक्ट्रोहोम्योपैथ में इसका बहुत जबरदस्त इफेक्ट है, क्योंकि ये रिसेप्टर आपकी बॉडी में कहां कहां पाए जाते हैं, उसी रिसेप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में रखकर मेटी जी ने एक्सटर्नल अप्लाई बताया। अभी हमने हेड ऑयल की बात किया, टॉप ऑफ द हेड पर क्यों लगवा रहे हो आप ऑयल, इससे क्या महत्व होता है? क्या आप ब्लड सर्कुलेशन स्काल्प के लेवल पर बढ़ा रहे हो? क्या आप ब्लड सर्कुलेशन को कम कर सकते हो? क्या आप कोई भी इंफेक्शन, मेनिंजाइटिस हुआ, हाइड्रोसिफिलस हुआ, ऐसी कंडीशन को क्योर कर सकते हो? क्या ब्रेन ट्यूमर के पेन को रिड्यूस कर सकते हो? ऑफ कोर्स वी कैन डू इट, क्योंकि हम इन रिसेप्टर के माध्यम से वर्क करते हैं। हमें करते आता है क्या? अगर करते आता है तो आपसे बड़ा कोई डॉक्टर, आपके एमबीबीएस, एमडी, एमएस, न्यूरोलॉजिस्ट भी आपसे बेस्ट रिजल्ट उसको पेन का नहीं दे पाएगा दोस्तों, बिकॉज रिसेप्टर स्पेशलिस्ट सेंसरी अफरेंट नर्वस इंडिंग होती है। याद रखना, एफरेंट बोल रहा हूं, ईफ्रेंट नहीं बोल रहा हूं, है ना। ये बॉडी से ब्रेन की तरफ जाने वाला अफरेंट सिस्टम होता है ना। रिसेप्टर स्पेशलाइज सेंसरी यानी एफरेंट नर्व इंडिंग्स होती है, जो सेंसरी स्टिमुलाई के रिस्पांस को प्रदान करती है, यानी आपकी बॉडी में सेंसेशन को उत्पन्न करके ब्रेन को मैसेज देती है। याद रखना, आप यहां पर इन रिसेप्टर का उपयोग करके ब्रेन को सेंसेशन दोगे कि भाई ये यहां गड़बड़ हो रहा, कुछ करो यार इसका, आप तो सुन ही नहीं रहे हो, देख ही नहीं रहे हो। आपने स्टिमुलेट करके ब्रेन को मैसेज किया, अरे यार मुझे तो पता ही नहीं था, चलो ठीक है मैं देखता हूं क्या कर सकता हूं। फिर ब्रेन उसका असेसमेंट करता है और तुरंत वहां पर सॉल्यूशन करता है ना। याद रखना दोस्तों, जो सेंसरी स्टिमुलाई का रिस्पॉन्स जो प्रदान हो रहा है दोस्तों, ये सेंसरी नर्व एंडिंग्स जो पेरिफेरी में टर्मिनेट होती है। आपका जो सेंसेशन निकला आपने देखा था, ये सेल्स है, न्यूरॉन, यहां से एक्सॉन हिलोक निकला, है ना, और यहां पर आपने देखा ये इसकी टर्मिनल एंडिंग्स है। ये जो टर्मिनल एंडिंग्स है, ये आपके रिसेप्टर के रूप में आपके स्किन के लेवल पर पाई जाती है ना। ये बहुत अलग अलग होती है। मिजनर कैप्सूल्स होते हैं, मिजनर, ये जो मैं बना रहा हूं, ये सेंसरी पार्ट होता है ना। ये जो मिजनर कैप्सूल्स होता है, टच रिसेप्टर होता है ना। आपकी बॉडी में जब कभी भी कहीं भी किसी भी लेवल पर टच होता है तो उसका सेंसेशन यही मिजनर कैप्सूल्स और आपके मार्केल डिस्क भी इसी प्रकार से होती है दोस्तों। ये होता है मिजनर कैप्सूल्स, ये होता है आपके दोस्तों मार्केल डिस्क, ठीक है, जिसको टच रिसेप्टर के रूप में जाना जाता है। याद रखिएगा दोस्तों, ये सेंसरी नर्व एंडिंग्स पेरिफेरी यानी आपकी परिधि से, है ना, परिधि में टर्मिनेट होकर जैसे बेयर अनमाइलिनेटेड एंडिंग्स या स्पेशलाइज्ड कैप्सुलर स्ट्रक्चर के रूप में वहां पर पाई जाती है दोस्तों। यानी आपके पेरिफेरल पर रहेगी और पूर्ण रूप से कैप्सुलेटेड, यानी कि उसको जैसे आप लेटर भेजते हो ना कहीं बाहर, कैसे भेजोगे, एक लिफाफे में भर के भेजोगे ना, उसी लिए ये अनमाइलिनेटेड एंडिंग्स होती है। इस पे माइलिन शीथ नहीं पाई जाती, याद रखना दोस्तों, बेयर अनमाइलिनेटेड कहीं कहीं पाई जाती है। और स्पेशलाइज्ड कैप्सुलेटेड स्ट्रक्चर होते हैं दोस्तों, स्पेशलाइज्ड, इसलिए आपको याद रखना है दोस्तों, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट, आपकी उंगलियों पे जो होता है, याद रखना, उंगलियों पे जो होता है ना, वो निर्धारण करता है दोस्तों आपके लेवल पर, इसे कहते हैं पेसिनियन कार्पल्स, है ना। ये कहलाता है पेसिनियन या पेनिसियन कार्पल्स, ठीक है, पेनिसियन कार्पल्स कहलाता है। ये होता है प्रेशर रिसेप्टर, ये यहां पर प्रेशर महसूस कराता है ना। याद रखना, ये यहां पर प्रेशर महसूस कराता है। और इसी प्रकार से आपकी फ्री नर्व एंडिंग्स होती है जो पेन का सेंसर, आपका जो आपने नाखून काटा और आपने कैपिलरी बेड को काट दिया, तो क्या महसूस होगा आपको दोस्तों, यानी ये मान लीजिए आपका टिश्यू है,
ये फ्री नर्व एंडिंग्स है, ठीक है। ये एक सेंसरी नर्व है, इसकी फ्री नर्व एंडिंग्स है। ये फ्री नर्व एंडिंग्स आपको पेन का सेंसेशन कराती है। अब आप मुझे बताइए, कोई भी जगह पर पेन बंद करना, क्या आप कर सकते हो पेन बंद? अगर आपने फ्री नर्व एंडिंग्स के बारे में पढ़ा है, फ्री नर्व एंडिंग्स को आप जानते हो, कहां कहां फ्री नर्व एंडिंग्स पाई जाती है, आप उसको ठीक कर सकते हो। तो आपने देखा टच, प्रेशर, पेन, ठीक है। अब ऐसा का ऐसा है, क्रॉस इंड बल्ब होता है ना। क्रॉस इंड बल्ब आपको कोल्ड का सेंसेशन कराता है ना। ये क्रॉस इंड बल्ब्स होते हैं आपके बॉडी में। ये क्रॉस इंड बल्ब्स दोस्तों कोल्ड का सेंसेशन कराते हैं, यानी आपके शरीर में कोल्डनेस आ रही है तो ये बताएगा, एकदम ठंडा कर देगा आपको, और बॉडी को बताएगा कि भाई कोल्ड आ रहा है, ठंड आ रहा है ना। इसी प्रकार से रफीनी इंड ऑर्गन्स होते हैं। ये रफीनी इंड ऑर्गन्स दोस्तों स्पेशली वार्मथ सेंसेशन बताते हैं, अर्थात आपकी बॉडी में इस प्रकार का स्ट्रक्चर होता है। ये वार्म का सेंसेशन बताते हैं। आपने कभी पानी गर्म किया है राड डाल के, है ना। ये वायर है, ये राड है ना। तो ये रफीनी इन ऑर्गन्स वार्म का लेवल पैदा करता है दोस्तों। तो आपको इतना याद रखना है, ये जो रिसेप्टर्स होते हैं इनके बारे में जानकारी कीजिए, है ना। जो मैं बताने जा रहा हूं उनको समझिए, क्योंकि ये बायोलॉजिकल ट्रांसड्यूसर होते हैं, है ना। बायोलॉजिकल जितने भी एक्यूपंक्चरिस्ट एक्यूप्रेशरिस्ट होते हैं ना, वो हमसे भी ज्यादा इस विषय में जानते हैं, है ना, हमसे भी ज्यादा जानते हैं। और यही कारण है इलेक्ट्रोहोम्योपैथ अगर रेमेडीज का उपयोग, जैसे एक्यूप्रेंचर वाले या एक्यूप्रेशर वाले होते हैं, है ना, अगर मेडिसिन को डिप करके वो पिन लगाना शुरू करे, जो उनकी निडल होती है वो लगाना शुरू करे। हमारे ग्रुप में बहुत सारे डॉक्टर्स हैं एक्यूपंक्चरिस्ट जो जबरदस्त इंपैक्ट लिए हैं इसके बाद में। आज उनके पास टाइम नहीं है, इतना सॉलिड रिजल्ट उनको मिल रहा है। और कई डॉक्टर जो एक्यूप्रेशरिस्ट है, जैसे मुकेश बाबू गुप्ता सर, केवल एक्सटर्नल एप्लीकेशन लगा लगा कर नाम कमा लिया, दिल्ली के हैं दोस्तों, है ना। याद रखना, उनके अगर मैं आपको फीडबैक दूंगा ना तो आप हैरान हो जाओगे दोस्तों, इतने जबरदस्त फीडबैक आपको देखने को मिलेंगे। एक्चुअली रिसेप्टर्स जो होते हैं एक ट्रांसड्यूसर के जैसे फंक्शन करते हैं। अब ट्रांसड्यूसर क्या होता है? ट्रांसड्यूसर एक डिवाइस होता है दोस्तों, जो कि एक प्रकार की एनर्जी को दूसरे प्रकार की एनर्जी में कन्वर्ट करता है ना। ये जो रिसेप्टर होते हैं ना, बाहर से आपने एनर्जी ली, आपने एक्सटर्नल कोई ऑयल लगाया, कंप्रेस लगाया, पेंट लगाया, कुछ भी लगाया, तो वो अंदर की तरफ दूसरी एनर्जी में ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है। तो एक प्रकार की एनर्जी जो दूसरे प्रकार की एनर्जी में कन्वर्ट करता है दोस्तों, इसीलिए रिसेप्टर को प्राय दोस्तों एक बायोलॉजिकल ट्रांसड्यूसर के जैसे डिफाइन करते हैं। ये प्योरली बायोलॉजिकल ट्रांसड्यूसर के रूप में डिफाइन किया जा रहा है दोस्तों, है ना। डिफरेंट प्रकार की एनर्जी को इन्वायरमेंट में से लेकर नर्व फाइबर में एक्शन पोटेंशियल में कन्वर्ट करता है, और इसी एनर्जी का उपयोग हम लोग करते हैं हमारे पेशेंट को ठीक करने के लिए। इलेक्ट्रोहोम्योपैथ रेमेडीज में जितनी एनर्जी मौजूद होती है, उस एनर्जी का उपयोग करके उस एनर्जी से बॉडी में एक्शन पोटेंशियल, नर्व फाइबर पर उस एनर्जी का उपयोग वहां पर एक्शन पोटेंशियल जनरेट करने के लिए करते हैं। और स्पेशली याद रखना, आपकी जितनी भी रेमेडीज है ऑर्गन स्पेसिफिक है, आप खुद ही कहते हो, है ना, ऑर्गन स्पेसिफिक रेमेडीज है। तो किस ऑर्गन की तरफ भेजना है? और जिस समय मेटी जी ने इलेक्ट्रोहोम्योपैथ रेमेडीज बनाई थी, तो उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी केवल एक्सटर्नल एप्लीकेशन के लिए बनाई थी, केवल एक्सटर्नल एप्लीकेशन के लिए। लेकिन जब बाद में, क्योंकि उनको प्रैक्टिकल करने का मौका ही नहीं मिला, अगर 2 से 5 साल वो जिंदा रहते हैं ना, तो मुझे लगता है वर्ल्ड में सबसे बेस्ट पैथी के रूप में इलेक्ट्रोहोम्योपैथ को साबित करके छोड़ जाते हो, ठीक है। हमारी बदकिस्मती कही है दोस्तों कि वो उस समय लास्ट के जो मेन मकान बनता है ना, तो मकान बनाने में बड़ी फजीयत होती है दोस्तों, ये लाओ वो लाओ, ये करो वो करो। जितना समय मकान बनने में लगा ना, उतना समय उसका आधा समय फिनिशिंग में लगता है ना। बाथरूम, लेटरिन, टाइल्स, है ना, कलर, ये वो, उसका वैल्यूएशन, ये जितना समय लगाएगा ना उतना वो नहीं होता। और यही कारण है दोस्तों, जब इसमें प्रॉब्लम क्रिएट होती है ना, तो बहुत बड़ा मेजर रोल आपको नजर आता है। तो इलेक्ट्रोहोम्योपैथ की इलेक्ट्रिसिटी
केवल एक्सटर्नल अप्लाई करने में यूज होती थी और आज आप इंटरनल भी कर रहे हो, है ना। लोग तो कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी को डाइल्यूट नहीं करना चाहिए, अरे हमने डाइल्यूट करके शानदार रिजल्ट लिया है, डाइल्यूट करके रिजल्ट लिया है। आप करके तो देखो, करोगे ही नहीं, पुराने साइंस को माल के बैठे हुए हो और हमारी टांगे खींच रहे हो, भाई हम कर रहे हैं, हमको करने दो ना, तुम तुम्हारा काम करो, है ना। आज मैं दावे से कहता हूं डब्ल्यू और एपीपी जैसी 200 डाइल्यूशन की कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं है जो वाउंड को तुरंत ठीक कर दे। आप करके देख लो, आप पॉजिटिव में देके देख लो ना, नेगेटिव 200 में देके देख लो, बता दो कौन कितना फास्ट रिजल्ट लेता है ना। इसलिए याद रखना, ये बायोलॉजिकल ट्रांसड्यूसर के रूप में रिसेप्टर काम कर रहे हैं, जिनका प्रयोग हमें 45 पॉइंट्स के रूप में यूज करना है। मंडे से मैं बताना शुरू करूंगा, ठीक है, एक एक पॉइंट्स बताना शुरू करूंगा और उससे रिलेटेड जितनी भी डिसीजेस हैं आपको बताना शुरू करूंगा। नंबर 1 पॉइंट से शुरू करूंगा, कौन कौन सी डिसीजेस उसके परिधि में आती है वो बताऊंगा, और साथ में जब जब आपको प्रैक्टिकल कराऊंगा यानी डिसीजेस पढ़ाऊंगा वहां पर बताऊंगा एक्सटर्नल अप्लाई। अभी मैंने फोरहेड टॉप ऑफ द हेड पे मैंने बताया दोस्तों, है ना। याद रखना, यहां पर हर चीज का प्रयोग करना पड़ेगा, तब जाकर आप मास्टर बनोगे, है ना। इसीलिए जब सेंट्रल नर्वस सिस्टम ब्रेन की बात आती है तो जितने भी न्यूरोलॉजिस्ट होते हैं वो कहते हैं भाई रिसेप्टर को हम क्लासिफाई करते हैं, है ना, रिसेप्टर को हम क्लासिफाई करते हैं। और आपको और मुझे भी यही चीज याद रखना है, क्या आप सेल पे काम करना चाहते हो, या आप टिश्यू पे काम करना चाहते हो, या आप सिस्टम पे काम करना चाहते हो, किस पे काम करना चाहते हो, है ना। सेल पे काम करोगे तो अलग, आप वहां पर टिश्यू के लेवल पर जाओगे तो अलग, और आपको अगर अलग मतलब लोकल, जनरल और नर्वाइन, 3 चीज याद रखना। लेकिन जब रिसेप्टर की बात आती है 2 प्रकार के क्लासिफिकेशन होते हैं, एक होता है एक्स्ट्रासेप्टर यानी एक्स्ट्रोसेप्टर बाहर की तरफ, और एक होता है इंट्रोसेप्टर यानी अंदर की तरफ, है ना। याद रखना दोस्तों, टेबल प्रैक्टिस में इन्हीं 2 चीज का महत्व है, इसीलिए मैंने आपको बताया आप एक्सटर्नल काम करना चाहते हो या इंटरनल काम करना चाहते हो, है ना, लोकल या जनरल क्या काम करना चाहते हो। और इसीलिए दोस्तों इलेक्ट्रोमेपैथ के डॉक्टर फेल है, मैं किसी को बुरा नहीं कह रहा हूं, इसलिए फेल है कि उनको ये चीज पता नहीं। अगर ये चीज पता लग जाए ना तो मतलब ऐसा है, पका पकाया घी दे दिया, गर्म करो और खा लो, है ना। एक्स्ट्रोसेप्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, वो रिसेप्टर होते हैं जो कि बॉडी के आउटसाइड से, बॉडी के बाहर से अराइजिंग स्टिमुलस के रिस्पांस को प्रदान करते हैं। यानी आपके बाहर कोई ऐसी प्रॉब्लम है तो आपके बाहर के स्टिमुलस से रिस्पांस प्रदान करते हैं आपके बॉडी में। अरे यार मुझे चोट लग गई, तूने क्यों मारा, है ना, ये किसने प्रदान करा, एक्स्ट्रोसेप्टर ने प्रदान किया, है ना। याद रखना, और इंटरनल अगर कोई डिसीज है और उसके कारण मुझे हेडेक हो रहा है या दर्द हो रहा है, वो क्या है, इंट्रोसेप्टर, है ना। तो याद रखना दोस्तों, यही कारण है एक्स्ट्रोसेप्टर, जो एक्स्ट्रोसेप्टर्स होते हैं 3 ग्रुप में क्लासिफाई फिर से किए जाते हैं, है ना, 3 ग्रुप में क्लासिफाई किया जाता है दोस्तों। याद रखना, यह आपके टेबल प्रैक्टिस के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए मैं इस पर थोड़ा ध्यान देकर आपको बता रहा हूं। क्यूटेनियस रिसेप्टर या मैकेनिको रिसेप्टर, यानी क्यूटेनियस मतलब स्किन के लेवल पर, या जो मैकेनिकल होते हैं वो रिसेप्टर दोस्तों, स्किन में सिचुएटेड रिसेप्टर को हम क्यूटेनियस रिसेप्टर कहते हैं। और किस क्यूटेनियस रिसेप्टर को भी हम दोस्तों मैकेनिको रिसेप्टर भी कहते हैं। ये मैकेनिकली जुड़ा होता है दोस्तों, है ना, क्योंकि इसका मैकेनिकल स्टिमुलाई एक रिस्पांस को जैसे कि टच, प्रेशर और पेन को जनरेट करता है ना। अर्थात स्किन के लेवल आप जब अप्लाई करोगे तो अप्लाई करने में आप टच, प्रेशर और पेन से रिलेटेड कोई भी हाइपर सेंसिटिविटी हो, हाइपो सेंसिटिविटी हो, कोई भी डिसीज का सुपरस्टिशियस वहां पर प्रॉब्लम हो, आप उसको सबसाइड कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, अपने दिल से पूछेगा दोस्तों कि क्यूटिनस रिसेप्टर या मैकेनिको रिसेप्टर का अगर आपको उपयोग करना है, आप टच, आप प्रेशर और पेन तीनों को ठीक कर सकते हो। भाई बिच्छू ने काटा, आपने कहा स्लास भी मैंने लगाया, 1 घंटे बाद वो डंक में बाहर आ गया और सूजन गया, दर्द गया, क्या आपने क्या करा, बताओ मुझे आपने क्या करा, है ना। याद रखना दोस्तों, बिकॉज टच और प्रेशर रिसेप्टर वाइब्रेशन को भी वहां पर रिस्पांस प्रदान करता है, आपकी बॉडी में वाइब्रेशन भी क्रिएट करने का काम करता है। यार ये तो बहुत बड़ी बात हो गई, है ना। याद रखने की जरूरत है दोस्तों, ये रिस्पॉन्स ही बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जिसको जानकर आप एक्सटर्नल या इंटरनल मेडिसिन का सिलेक्शन करते हैं, है ना। और जब इसका प्रयोग करेंगे ना तो मुझे नहीं लगता कि आप वहां पर फेलियर के लेवल पर जाएंगे, कभी नहीं, कभी नहीं, नथिंग, है ना। आप बिल्कुल 100% रिजल्ट लेकर आएंगे दोस्तों, ठीक है, याद रखना इस बात को।
ये मैंने आपको बताया, टच, प्रेशर, और याद रखना ये जो पर्टिकुलर प्रेशर आपके बॉडी में जनरेट हो रहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, टच, प्रेशर और पेन का रिसेप्टर, है ना। अगर आपने इसको पकड़ना सीख लिया तो आपसे बेस्ट इलेक्ट्रोपैथ फिजिशियन हो ही नहीं सकता, क्योंकि आपने इंटरनल बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा है, आपने एक्सटर्नल बहुत अच्छी तरह से पढ़ा है। दोनों का प्रयोग कर लो और दोनों का जबरदस्त इंपैक्ट लो, है ना। कैसे? दूसरा होता है कीमो रिसेप्टर। वो रिसेप्टर जो कि केमिकल स्टिमुलाई को रिस्पांस देता है उसे कीमो रिसेप्टर कहते हैं। ठीक है, यानी आपने कोई भी केमिकल बनाया और आपके बॉडी पे लगा दिया, वो केमिकल आपकी बॉडी में बहुत सारी गतिविधियों में आपके पोर्स के माध्यम से चला जाएगा और जाकर वहां पर अपना स्टिमुलेशन प्रदान करेगा। तो भाई केमिकल्स तो हार्मफुल भी होते हैं, है ना। कई बार आप कोई केमिकल्स डालोगे, आप जल गए, एसिड डाला तो क्या होगा? लगा लो चेहरे पे एसिड, नहीं लगा सकते हैं ना। क्यों नहीं लगा रहे हो? क्योंकि रिसेप्टर जो कि केमिकल स्टिमुलाई को रिस्पांस प्रदान करता है, ये कीमो रिसेप्टर वहां पर बर्न कर देगा, है ना। यही कारण है, आपको याद रखना है कि जब आपकी बॉडी में कीमो रिसेप्टर्स होते हैं तो आपके एक्सटर्नल और इंटरनल वातावरण में क्या चेंजेस हो रहा है, आप बाहर से जो मटेरियल लगा रहे हैं वो कितना पावरफुल है, वहां जाकर कितना स्टिमुलेट करेगा, है ना। तो आप उसको पॉजिटिव में लगा रहे हैं या नेगेटिव में लगा रहे हैं? याद रखना, पॉजिटिव में लगाओगे तो केवल टेम्परेरी रिजल्ट देगा, लेकिन नेगेटिव लगाओगे तो परमानेंट रिजल्ट देगा। अब आपको यहां पर डिसाइड करना है ना। आप हेड के लेवल पर देखा ना अपने हेड ऑयल में 10 ड्रॉप ईच 100 ml में, है ना। आपने नेगेटिव कर दिया क्योंकि यहां के डिसीज पॉजिटिव है। तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन कोई भी कीमो रिसेप्टर के लेवल पर आपको यह डिसाइड करना है कि ये रोग पॉजिटिव है या नेगेटिव है। पॉजिटिव है तो नेगेटिव मेडिसिन लगाना, नेगेटिव है तो पॉजिटिव मेडिसिन लगाना। यानी मान लो ल्यूकोडर्मा है तो क्या लगाओगे, और एक्जिमा है तो क्या लगाओगे? दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। बताओ मुझे, ल्यूकोडर्मा हुआ तो मेलेनिन पिगमेंट कम बन रहा है, आपको पॉजिटिव लगाना है। नेगेटिव है, पॉजिटिव मेडिसिन लगाना है, यानी ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाने वाली मेडिसिन लगाना है। हो गया ना प्रॉब्लम सॉल्व आपका। एक्जिमा बहुत हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन होती है स्किन के लेवल पर, वो बाहर निकाल रहा है एक्जिमेटस कंडीशन को, उसको आपको क्योर करना है। आप क्या करोगे, है ना। आपको उसको क्योर करने के लिए वहां पर नेगेटिव मेडिसिन लगाना है एक्सटर्नल, है ना। अर्थात आपको फर्स्ट या सेकंड डायल्यूशन 147 में जाकर लगाना पड़ेगा, टॉप क्लास रिजल्ट आपको मिलेगा, है ना। ये अकॉर्डिंग टू कंडीशन आपको सिलेक्ट करना चाहिए दोस्तों, है ना। ये बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन आज से आप लोग जान रहे हो, इसका उपयोग कीजिएगा दोस्तों। मैं आपको बता रहा हूं, यू आर द बेस्ट। ठीक है। तीसरा होता है टेली रिसेप्टर। टेली रिसेप्टर वो रिसेप्टर होते हैं जो बॉडी से दूर से अराइजिंग होने वाले स्टिमुलाई के रिस्पांस को प्रदान करते हैं दोस्तों। इस रिसेप्टर को हम डिस्टेंस रिसेप्टर या टेली रिसेप्टर भी कहते हैं, है ना। याद रखना, माइंड के लेवल पर आपको सांप दिखा तो आप क्या करोगे? आपको गाड़ी आ रही है बहुत स्पीड से, ब्रेक फेल हो गया, आपकी तरफ आ रहे, आप क्या करोगे? है ना। ये टेली रिसेप्टर होते हैं। ये रिसेप्टर आपको ब्रेन में ये बता देते हैं कि भाई अगर मैं हटा नहीं तो दुर्घटना घटी मेरे साथ, है ना। तो आप तुरंत वहां से भाग जाते हो, तुरंत वहां से हट जाते हो, है ना। टेली रिसेप्टर होते हैं जो आपको टेलीपैथी करते हैं, आपको बता देते हैं कि यार ऐसा होने वाला है ना। ये चीज यहां पर आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, विशेष रूप से इसको नॉलेजेबल पर्सन को नॉलेज रहेगा तो डिसीज आपके ऑटोमेटिक क्योर हो जाएगी दोस्तों। ठीक है, ये होते हैं एक्स्ट्रोसेप्टर्स। उम्मीद करूंगा आपको तीनों समझ में आ गए होंगे, है ना। याद रखना दोस्तों, तीसरी बात करते हैं, सॉरी दूसरी बात करते हैं, इंट्रोसेप्टर्स। इंट्रोसेप्टर वो रिसेप्टर होते हैं दोस्तों जो कि बॉडी के अंदर से अराइज होने वाली स्टिमुलाई के रिस्पांस को प्रदान करते हैं। यानी आपके बॉडी के अंदर से क्या चीज बाहर निकल कर आ रही है, आपको क्या लग रहा है ना। दो प्रकार के होते हैं दोस्तों, है ना। आपको याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको बता रहा हूं। अगर आपने इन कंडीशन को समझ लिया, बॉडी को आपने मुट्ठी में कर लिया, है ना। बॉडी को आपने मुट्ठी में कर लिया। ठीक है, मैंने भारत भूषण सर को पहले कहा था कि मैं आपको कुछ प्रोटोकॉल्स दूंगा और आपको कहूंगा, क्योंकि मास्टर आदमी है और ऐसे मास्टर लोगों की जरूरत है इलेक्ट्रोमैथ को। मैं उनको एक्सटर्नल के रूप में बहुत सारे प्रोटोकॉल्स बताने वाला हूं, लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी बन रही थी कि रेशियो सेट नहीं हो पा रहा था। अभी एक एक करके मैंने 24 रेशियोज मैंने प्रिपेयर किए। ठीक है, 24 रेशियो में प्रिपेयर किया है। मैं उनको एक एक रोज डालूंगा, 2-3 दिन मेरे थोड़े से वर्क हैं वो खत्म हो जाए। मैं मंगलवार के बाद, यानी कि
मेरा मंडे जो क्लिनिक होता है उसके बाद में मैं उनको डालूंगा, और उसके जो फीडबैक आएंगे देखिए आपको वो शेयर करेंगे। ठीक है, मैंने उनसे प्रॉमिस किया था, पर किसी कारणवश मैं बिजी होना, थोड़ा सा मेरा स्वास्थ्य के गड़बड़ के वजह से मैं नहीं बता पाया था। उनको ये चीज बताऊंगा, और देखिएगा मैं उनको गाइड नहीं करूंगा, उनको बहुत अच्छी तरीके से आता है, बहुत समझदार व्यक्ति हैं। मैं आपको बताऊंगा देखो फीडबैक कैसे निकालते हैं, और वो फीडबैक निकाल के आपको देंगे। ठीक है, याद रखना इंट्रोसेप्टर ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जैसे विस्रोसेप्टर। पहला होता है विस्रो, ये दो प्रकार का होता है। विस्रोसेप्टर, विस्रोसेप्टर मतलब, विसरा मतलब क्या, ऑर्गन्स। और सबसे बड़ी चीज इलेक्ट्रोहोम्योपैथ की बताऊं, आपके पास सारे ऑर्गन्स की मेडिसिन है। ठीक है, सारे ऑर्गन्स की मेडिसिन है। मैं आपको तीन चीज बताता हूं, स्मेल थेरेपी, एक्सटर्नल एप्लीकेशन थेरेपी, और इंटरनल मेडिसिन टेकिंग थेरेपी। ये तीन थेरेपी है, आप तीनों थेरेपी का सामंजस्य कर दीजिए, मैं दावे से कहता हूं आपका विसरो रिसेप्टर स्टिमुलेट हो जाएगा, चाहे हाइपर हो चाहे हाइपो। हाइपर हो तो न्यूट्रल कर सकते हो, आप हाइपो हो तो न्यूट्रल कर सकते हो। कैसे करोगे ये भी मैं बताऊंगा आपको। रिसेप्टर जो कि वीसरा से स्टिमुलेटेड होते हैं, यानी वीसरा में स्टिमुलेटेड होते हैं, ऑर्गन्स में स्टिमुलेटेड होते हैं, उसे विसरोसेप्टर कहते हैं दोस्तों, है ना। अब बहुत सारे बोलेंगे यार ये क्या हुआ, विसरोसेप्टर कैसे हो गए, है ना। याद रखना दोस्तों, स्ट्रेच रिसेप्टर, स्ट्रेच रिसेप्टर कहां होते हैं, स्ट्रेच यानी एनिमल ऑर्गन कहां होते हैं, हार्ट। हार्ट अगर बंद तो आप बंद, खत्म आप, है ना। तो याद रखना स्ट्रेच रिसेप्टर हार्ट में पाए जाते हैं, जो हार्ट की गतिविधि को निर्धारित करते हैं। आप क्या करते हो, A3C5 F2W या A3, है ना, C5WB, आप पर्टिकुलरली हार्ट के ऊपर मसाज करते हो। हार्ट की पूरा बैलेंस, चारों चेंबर का बैलेंस आपने कंट्रोल किया है इसी विसरो रिसेप्टर के माध्यम से। तो स्ट्रेच रिसेप्टर को आपने स्टिमुलेट किया तो हार्ट को आपने स्टिमुलेट किया। दूसरा बैरोसेप्टर्स, है ना। बैरो रिसेप्टर कहां पाए जाते हैं, ब्लड प्रेशर किससे आप पता करते हो कि भाई यहां पर हार्ट से लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा निकला, तो उस एओर्टल पार्ट पे पूरे एओर्टा के लेवल पर वहां पर बैरो रिसेप्टर पाए जाते हैं, जो आपके ब्लड सर्कुलेशन में होने वाले चेंजेस को मॉनिटर करते हैं। 120/80 का लेवल नॉर्मल होता है ना। ये हार्ट का ब्लड प्रेशर नॉर्मल बताते हैं। यहां पर यदि कोई परिवर्तन होता है तो बैरोसेप्टर्स जो ब्लड वेसल्स पर पाए जा रहे हैं वो यहां पर रिस्पांस देते हैं, या तो हाइपर देंगे या हाइपो देंगे, यानी आपको हाई बीपी बताएंगे या लो बीपी बताएंगे या बिल्कुल नॉर्मल बताएंगे। ठीक है, आपको पता है ना बैरोसेप्टर्स, नहीं पता हो तो बता दो मेरे को, सबको पता है ना। अब ये कीमो रिसेप्टर कहां पाए जाते हैं, है ना। जो विसरोसेप्टर्स होते हैं, जो कीमो रिसेप्टर्स होते हैं, पूरे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में, माउथ से एनस तक पूरे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में कीमो रिसेप्टर्स पाए जाते हैं। अगर आपकी गतिविधि गड़बड़ हो रही है, कोई भी केमिकल आप बहुत एसिडिक खा रहे हो, बहुत एल्कलाइन खा रहे हो, दोनों गड़बड़ है। आपको न्यूट्रल, थोड़ा एसिड थोड़ा एल्कलाइन, न्यूट्रल खाना चाहिए आपको, लेकिन आप नहीं खा पा रहे, है ना। ये बहुत डेंजरस कंडीशन है दोस्तों। इस कंडीशन को बैलेंस करना है, आपको विसरो रिसेप्टर को स्टिमुलेट करना पड़ेगा या रिलैक्स करना पड़ेगा, है ना। REY का रोल आपको बता रहा हूं दोस्तों, है ना। ओस्मो रिसेप्टर, ओस्मो रिसेप्टर दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जो यूरिनरी ट्रैक्ट में पाए जाते हैं, जो ब्रेन में पाए जाते हैं। आपको पता है ओस्मो रिसेप्टर ब्रेन की सारी गतिविधि, ब्रेन में ब्लड सर्कुलेशन नहीं होता, ब्लड सर्कुलेशन बाहर से होता है, सर्कल ऑफ विलीज के लेवल पर पूरे ब्रेन के ऊपर, है ना। वहां पर जो फ्लूइड छन के जाता है वो CSF से जाता है। जितना भी आपके CSF फ्लूइड में ब्रेन नहाता रहता है, ब्रेन का जितना भी फंक्शन होता है CSF फ्लूइड से न्यूट्रिशन लेकर होता है, इसीलिए यहाँ ब्लड ब्रेन बैरियर होता है। जितना भी न्यूट्रिशन चाहिए यहाँ पहुंचा दीजिए, बाकी कुछ नहीं, है ना। याद रखना अगर ब्लड गया तो तुरंत वहां पर कैपिलरी ब्लॉक होगी, और जिस ऑर्गन को, जिस पार्ट को आपकी बॉडी को कंट्रोल करता है वो पार्ट वहां ब्लॉक हो जाएगा। ब्लॉक हो जाएगा तो वो सेंसेशन आगे नहीं जाएगा, और सेंसेशन बंद हुआ तो आप समझ लो दोस्तों कि आपको प्रॉब्लम आ गई। आप देखो इसका सबसे बड़ा उदाहरण बताता हूं, यदि किसी को इंजुरी होती, हेड इंजुरी हुई, गिर गए केवल, है ना, कुछ घंटों के लिए देखो यूरिन पास ही नहीं होती, है ना। यूरिनरी ट्रैक्ट का जो सेंसेशन होता ही नहीं, यूरिन पास नहीं हो रही साहब, इसको ब्रेन इंजरी हो गई, उसको लैसिक्स देकर यूरिनरी जो कैथेटर होता है वो लगाकर उसकी यूरिन पास की जाती है। जानते हो क्यों? बिकॉज यहाँ पर जो ऑस्मो रिसेप्टर होते हैं ब्रेन और यूरिनरी ट्रैक्ट का, वो यहाँ पर अफेक्टेड हो गया है ना। ये बहुत सिंपल सी चीजें हैं जो ट्रैवल प्रैक्टिस में आप लोग डेली देखते हो, आपको उसको विजिबल करना, अपने दिमाग में रखना है और उस कंडीशन को प्यूरिफाई करना है दोस्तों, है ना। उम्मीद करूंगा एक चीज समझ में आई होगी। दूसरा प्रोप्रियोसेप्टर,
प्रोप्रियोसेप्टर वो रिसेप्टर होते हैं दोस्तों जो कि बॉडी के डिफरेंट पार्ट की पोजीशन में चेंज को रिस्पांस प्रदान करते हैं। यानी आप बॉडी में आगे जा रहे हो, पीछे जा रहे हो, ऊपर जा रहे हो, नीचे जा रहे हो, किस प्रकार के आपको डिफरेंसेस हो रहे हैं, ये डिफरेंसेस के पार्ट को पोजीशन में चेंज के आधार पर आपके ब्रेन को बताने का काम करते हैं, है ना। यानी आप ये कह रहे हो कि अगर हम इस रिसेप्टर को जान लें, हमें लग रहा है कि ये रिसेप्टर कम काम कर रहा था, हम इसके काम को बढ़ा सकते हैं। अगर ये रिसेप्टर ज्यादा काम कर रहा है तो उसको घटा सकते हैं। नहीं कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हो दोस्तों। कैसे? जैसे मसल स्पिंडल, ये जो आपकी मसल्स है, आप ट्राइसेप, बाइसेप, है ना, ट्रेपेजियस, ये जितनी भी मसल्स होती है दोस्तों, ये मसल्स स्पिंडल मसल्स के लेवल पर यहां पर रिसेप्टर पाए जाते हैं। ये मसल्स में पाए जाते हैं और मसल्स को स्टिमुलेट करते हैं, रिलैक्स करते हैं। स्टिमुलेट कराना आरी दे दो, रिलैक्स कराना वाई दे दो, है ना। गोल्गी टेंडन ऑर्गन, याद रखना दोस्तों, गोल्गी टेंडन ऑर्गन आपके लिगामेंट में पाए जाते हैं, आपके टेंडन में पाए जाते हैं। C3 आरी दे दो, स्टिमुलेट हो जाएंगे, C3 वाई दे दो, रिलैक्स हो जाएंगे, है ना। ये गोल्गी टेंडन ऑर्गन होते हैं, टेंडन लिगामेंट के लेवल पर वर्क करते हैं। आपको इसको ध्यान में रखना है ना। पेसिनियन कार्पल्स होता है। अब जितने भी लोग फेशिया की टेक्निक में काम करते हैं, वह बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि पेसिनियन कार्पल्स हमेशा फेशिया में पाए जाते हैं, है ना। अब मुझे एक्यूपंक्चरिस्ट को बताने, एक्यूप्रेशरिस्ट को बताने की जरूरत नहीं कि फेशिया क्या होता है, उनसे बेस्ट तो मैं भी नहीं जानता हूं, है ना। पेसिनियन कार्पल्स हमेशा फेशिया के लेवल पर होते हैं। आप अगर फेशिया को टच कर सकते हो एक्सटर्नली या इंटरनली, आप बहुत अच्छे रिजल्ट ले सकते हो, है ना। फ्री नर्व एंडिंग कहां पाई जाती है? फ्री नर्व एंडिंग्स हमेशा जॉइंट्स पे पाई जाती है, जो मूवेबल ऑर्गन होता है। अगर फ्री नर्व एंडिंग्स को कंट्रोल करना सीख गए तो एक्सटर्नली आप बहुत अच्छा रिजल्ट ले लोगे। कहीं भी फ्री नर्व एंडिंग्स को अगर न्यूट्रल करना है तो याद रखना, A2, F2, S5, C5, W को आप ऑयल बना के दे दीजिए फर्स्ट डायल्यूशन में, है ना, और सेकंड में दे देंगे तो चमत्कार हो जाएगा, है ना। आप वहां पर फ्री नर्व एंडिंग को स्टिमुलेट करना है, फर्स्ट डायल्यूशन न्यूट्रल करना है, सेकंड डायल्यूशन अप्लाई करना शुरू कीजिए, जॉइंट पेन भागना शुरू हो जाएगा। जो रिकरेंट जॉइंट पेन होता है सबसाइड हो जाएगा दोस्तों, बिकॉज आपने फ्री नर्व एंडिंग्स को बिल्कुल फ्री कर दिया। जाओ भाई, अब कंजेशन में मत जियो, खुल के जियो, और वो खुल के जिएगा तो तुरंत सेंसेशन ब्रेन तक जाएगा, ब्रेन गेट मैकेनिज्म से तुरंत पेन कंट्रोल कर लेगा। अब ब्रेन तक मैसेज ही नहीं जा रहा, आपको दर्द बार बार हो रहा है ना, क्योंकि एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बना, वो जॉइंट में जाकर कॉम्प्लेक्शन फिक्सेशन का माध्यम से जॉइंट में डिपॉजिट हो गया, जॉइंट का मूवमेंट कम हो गया, लिक्विड कम हो गया, ड्राइनेस आ गई, रगड़ खाने लगा। यही तो प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है आज के समय में। इसलिए फ्री नर्व एंडिंग्स को आपको स्टिमुलेट करते आना चाहिए। पांचवा, हेयर सेल्स, है ना। ये जो हेयर सेल्स होती है, ऐसे आपके अंदर ईयर में, है ना, वेस्टिबुलर अपरेटस होता है। उस वेस्टिबुलर अपरेटस में हेयर सेल्स होती है जो आपकी पूरी हियरिंग की कैपेसिटी बनाती है, आपके पूरे इंटरनल जो आप सुनते हो, समझते हो और जो काम करते हो, जो मैं बोल रहा हूं आप सुन रहे हो, ये सब पूरी प्रोसेस हो रही है ना, इसी हेयर सेल्स के माध्यम से हो रही है, वेस्टिबुलर अपरेटस पर। ठीक है, ये रिसेप्टर के लेवल पर काम हो रहा है, और ये रिसेप्टर ही अगर आपने जान लिया तो जो मंडे से मैं बताने वाला हूं 45 पॉइंट्स, एक एक पॉइंट्स आपको बताने वाला हूं। तमाम डिसीज के थोड़े थोड़े डिस्क्रिप्शन यहां दूंगा, बाकी अब जब डिसीजेस पढ़ रहे हैं हम, वहां पर एक्सटर्नल अप्लाई आपको बताना शुरू करूंगा दोस्तों। उम्मीद करता हूं ये सारी चीजें आप लोगों को पसंद आई होगी, आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हो। जी फिरदौस सर, डॉक्टर फिरदौस सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग फिरदौस सर। सर चक्कर के लिए तो S11F1W, A3D6 और प्लस S10 अगर ऐड करते हैं तो बहुत अच्छा काम करता है सर। देखो ना, आपने अभी साबित कर दिया ना। बिल्कुल सर, और इसमें सर्वाइकल का भी रिलेटेड रहा तो भी कवर हो जाता है, और अगर नॉर्मली डिजीनेस रहा तो भी कवर हो जाता है, और एसोफेगस यानी वेगस नर्व के रिलेटेड से रहा तो S11 का अगर 3 डोज अगर 1000 से दे दिया, खत्म, इससे ज्यादा की जरूरत ही नहीं पड़ता सर। यही तो चीज है, देखो आपने इसी सेंट्रल नर्वस सिस्टम के फिजियोलॉजी को क्लियर कर दिया। अगर आपको बिल्कुल ये क्लियर है और इन भाई लोगों को, बहनों को क्लियर हो गया, तो सर मुझे बताओ
जी। हम लीजेंड बनेंगे या नहीं बनेंगे? अरे और भाई, हम तो बीच में सर कोई डाउट नहीं है। एक्सटर्नल स्मेल बचा क्या, मुझे ये बताओ आप। अभी यस सर तो मुझे ये कहते हैं सर मैं तो इंटरनल देता नहीं, S11 F1 का 1000 3 डोज देता हूँ, खत्म काम। सही आपने बात देखा है। होगा उनके वीडियोस, उसके हाँ, अलावा हाँ, कुछ देखा नहीं हूँ। करते वो। बहुत अच्छा मतलब काम करता। जी, और फोरहेड तो इसके लिए मास्टर है। कोई सा भी हेडेक के लिए, माइग्रेन के लिए बहुत अच्छा काम करता है ये। A2C5F2WH12 का ऐड कर देते हैं तो इससे बिल्कुल। ज्यादा का तो जरूरत ही नहीं पड़ता है उसका। बिल्कुल सर। अब जब जी। इन्फेक्शन हो, मेनिंजाइटिस हो गया, हाइड्रोसेप्लस हो गया, हाँ। वर्बन वाई भी डालता हूँ सर मैं उसमें। ओके। वर्बन वाई भी डाल दो, इतना जबरदस्त काम आता है। मेरे कई डॉक्टर्स है, एक राधेश्याम कुमराज जी है, उनके खुद के बच्चे को मेनिंजाइटिस हुआ था, बहुत जी, झटके आ जी। रहे थे, हाँ, हाँ। एडमिट हो गया। तो मैंने कहा एक काम कर, तू ये बना के ले जा, क्योंकि आईसीयू में देंगे कुछ नहीं, देना कुछ नहीं। हम्म। जनरल टॉनिक C1 वर्बन वाई तेरे पास है, मैंने कहा D6 में वो दे दे, नेचुरल टॉनिक में दे, जनरल टॉनिक में मत दे। उसने वो दो दो बूंद चुपचाप पानी में डाल के उसको पिलाना चालू करा, और उधर वो जो हेड ऑयल लगाना शुरू किया। 3 दिन बाद झटके वटके सब खत्म। पेशेंट बोलता मेरा पहला केस है जो इतनी जल्दी कवर हुआ। 10 लोगों को, बिल्कुल। कलीग्स को बुला के लाया, देखो बोले ये मेरा मेनिंजाइटिस 3 दिन में ठीक हो गया। ये पूरा काम इलेक्ट्रोमोपैथ ने किया सर। बहुत ठीक है। बहुत फास्ट काम करता है सर। जी काम करने के जी लिए तो दिक्कत नहीं है। थैंक यू जी सर। जी। ये पाल सर, डॉक्टर पाल सिंह सर, पाल सिंह सर। हाँ जी डॉक्टर साहब, सत श्री अकाल सर। जी सत श्री अकाल सर। सर जो आज आपने क्लास लाई है ना डिजीनियस की, वो मेरे पे सारी लागू होती है। तो सर मैं जी लम्बरथाइटिस का पेशेंट हूँ, लेफ्ट ईयर का। जी सेम प्रॉब्लम है मेरी सर, और मैं 90% पे टिका हूँ। जी 90% से ऊपर वो कवर नहीं हो रहा। सर, आपको आज ही बताया मैंने, आप करके देखो। ठीक है। ठीक है सर, बहुत अच्छा लगा आपकी क्लास में, 2-3 बार सुनूंगा। जी बिल्कुल, ये आपके लिए बहुत अच्छा है। सबसे बड़ी हाँ जी। चीज ये होती है ना सर, आप जैसे सीनियर आदमी अगर हमें रिजल्ट लेकर बताएंगे ना, तो जो हमारे ठीक। नए डॉक्टर्स हैं ना, उनको कॉन्फिडेंट बहुत, जैसे फिरदौस सर बहुत सीनियर है, दीपक सर हाँ जी। बहुत सीनियर है। अभी मैं कहूंगा हाँ जी। दीपक सर लाइन पे हैं। हाँ जी, सर दीप सर से मैं राय ली है, उन्होंने भी मेरे को काफी मेरी सॉल्व की है प्रॉब्लम। जी वो तो बहुत काफी मैं इंटेलिजेंट है। कवर हुआ हूँ सर। जी, अभी उनको मैं बोलूंगा ग्लायोमा का केस की हिस्ट्री बताया आपको। ठीक है। ठीक है सर, ग्लायोमा ठीक। का बहुत सारे केसेस में उन्होंने बहुत अच्छे रिजल्ट लिए हैं। जो लोग कहते हैं कि ब्रेन ट्यूमर कवर नहीं होता, उनके लिए हम लोग साबित करके बता रहे कि इलेक्ट्रोमोपैथ से कवर होता है, बस हमें काम करने की जरूरत है। करना ठीक हमें है ना। चाहिए सर। जी ठीक है सर, ठीक। जी ठीक है जी। सर, थैंक। डॉक्टर श्री कुमार सर। जी पाल सर। डॉक्टर श्री कुमार। जी प्रणाम सर। जी जी सर, मेरा पहला क्लास है सीएनएस का सर, लेकिन मेरे पास एक पेशेंट आई थी जिसका आपका जाकर के दिन भर में 3-4 बार चक्कर आता था, वो बेहोश हो जाती थी, पूरा घूमता था, दुनिया उसके लिए घूमता था सर। उसको जी चलाने के लिए पकड़ के चलाना पड़ता था। उस समय हम उसको सर, उसका सीटी स्कैन भी हुआ था, लेकिन कहीं कुछ भी नहीं आया था, सब कुछ नॉर्मल था सर। तो वहां जी पे हम जीटी को D6 में और 2-2 ड्रॉप आपका C1 भरवन वाई डाल करके दिए, हेड मसाज ऑयल दिए S12 वाला, और एनटी को C10 भर 1 वाई, C1 भर 2, C10 भर 2 वाई डाल करके दिए सर। बस केवल यही 3 प्रोटोकॉल दिए, और आज 3 महीना हो गया सर, जी एक बार भी चक्कर नहीं आया सर, कंप्लीट जी ठीक है। जी। बहुत बढ़िया सर। डॉक्टर दीपक सर। जय मैटी सर जी। जय मेटी। कैसे हैं सर आप? मैं ठीक हूँ दीपक सर। आपसे सर रिक्वेस्ट है, ग्लायोमा का फीडबैक बताओ सबको आप। सर बहुत अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं सर। और 6 से 7 लोगों ने सिग्नेचर करके विद रिपोर्ट मैंने रखा हुआ है। और जी कुछ होते हैं कि सिग्नेचर करते नहीं है और बोलते हैं कि ऐसा क्यों करा रहे हो आप। तो मैंने चलो कोई बात नहीं है, 6-7 ही हमारे पास काफी फीडबैक है। बाकी कुछ जी मेरे पास है ग्लायोमा के सर। और जी हेड में बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है सर। स्मेल में हमारा सिंथेटिस WE जी और एक मेरे पेशेंट आया था सर, डिप्रेशन पेशेंट था। घर से ही, वो थोड़ा सा लेडी थी, 75 ईयर्स की। डिप्रेशन थी, बीपी जा रहा था 210 प्लस, नीचे का 160 था सर। जी तो फर्स्ट डे मैंने क्लिनिक ओपन किया था, 11 तारीख में मेरे पास आ गए। वो हमारे एक टेक्नीशियन है, लैब टेक्नीशियन, तो वो बहुत हम्म, मानते हैं मुझे। उनकी जी बुआ थी वो। तो उनके जी घर पे आ रखे, डॉक्टर साहब मैं भर्ती करूं या क्या करूं, आपको दिखाऊं? मैंने एक बार दिखा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है।
सर मैं वेगस नर्व पे गया और S11F1W मेरे पास रखा था, 30 डायलेशन। मैंने जी स्मेल कराया। विद इन 15 मिनट्स बाद ही उसको 10 से 15% रिजल्ट्स आ गए। जो डगमगा रहे थे ना, वो जी चला नहीं रहा था, पकड़ के ला रहे थे दो लोग उसको। जी तो तो उतने में ही रिजल्ट्स मिल गया। मैंने फिर प्रोटोकॉल दिया, जनरल टॉनिक सेकेंड डाइल्यूशन, नेचुरल टॉनिक सेकेंड डाइल्यूशन, S11 C1 Ber1 Y, हम्म ये मैंने उसमें दे दिया। नेचुरल टॉनिक S12 और C1, नीचे फिर दिया मैंने वेन 1 GE दिया। हो सकता है जी कुछ हॉल्ड हो ट्रेन में। और जी हमारा जो पिल्स है S6A1 वेन 1 F1, ये वाला 200 में, ये पिल्स दिया मैंने। और हेड ऑयल दिया सर। इससे सर 2 बार में क्योर हो गया पेशेंट। इससे ज्यादा और क्या चाहिए आपको, बताओ आप। जी। नहीं, जो कोई स्मेल नहीं कर में बहुत जी जी जो कोई नहीं कर सके दीपक सर, वो हम करेंगे। बस बिल्कुल मेरा सर, तो बिल्कुल। एक ही टारगेट है, जो कोई नहीं कर सका वो हम करेंगे। बहुत बढ़िया और सर। इस मामले में सर मैं अपने गांव में मेडिसिन नहीं देता हूँ। जो मेरे गांव में आ जाते हैं गांव के लोग लेने के जी लिए, जी एक्सटर्नल जो सिस्ट दिखाई देती है उनको, तो मैं एक जी हफ्ता वेट कराता हूँ सर। उससे पहले जी मेडिसिन नहीं देता उन लोगों को। जी चलो क्योंकि सिस्ट के मामले में मेरा नाम हो चुका है, चाहे वो गायनो में हो, ग्लायोमा में हो, कहीं भी जी सिस्ट हो। जी जबकि वो पहले बोलते थे कि झोला छाप है, ये है, वो है, कुछ नहीं जानता है, ऐसे ही है। जी मैंने इग्नोर के लिए नहीं किया ना। और 9 साल 10 साल में गांव से बैठ रहा हूँ, दूसरे गांव से, तो आज जी लोग मुझे सिस्ट के डॉक्टर के नाम से जानते हैं। जानेंगे क्यों नहीं सर। वर्क करने वाले को कोई कुछ भी कहा करे, 1 साल बाद जो हमारी नेगेटिविटी फैला रहा था ना, वो भी हमारे साथ आएगा। देख लेना आप, मैं बता रहा हूँ बिल्कुल। आपको। सर जी सर का ही ये दिया हुआ है सब कुछ सर। वरना हम आज इस लेवल पे नहीं होते। ऐसा नहीं 100% श्री सर ये। मेहनत करने वालों को किसी की बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। वो अपने आप स्टेप बाय स्टेप चढ़ के जाता है, सीधा ऊपर बैठ के छत पे नहीं जाता। स्टेप बाय स्टेप। बिल्कुल। पहले हमने साइकिल खरीदी, आज मोटरसाइकिल खरीदी है, हम ये सोच रहे हैं। हम्म। आगे हमको कार खरीदना है, ये सोच रहे हैं। आगे हमको यस। मतलब हमारे बच्चों की परवरिश, हमारा परिवार हम पे डिपेंडेंट हो, ये हमें सोचना है। उसके बाद हमें हॉस्पिटल के बारे में सोचना है। हॉस्पिटल सबके बनना चाहिए। जो लोग जमीनें बेच बेच के, पंजाब में जैसे हो रहा है, जमीनें बेच बेच के करोड़ों के हॉस्पिटल डाल रहे हैं, उनके रिजल्ट पूछ लोगे तो हंसी आएगी आपको दीपक सर। मैं बुराई नहीं बिल्कुल करता, सर। लेकिन इलेक्ट्रोमेपैथ को बर्बाद कर रहे हैं ये लोग, क्या करो। बिल्कुल। क्योंकि सर ओपन नहीं करते ना। अब कुछ चीजें हैं, अगर हम पर कोई चीज है, जैसे ग्लायोमा का सर, मेरे पास कॉल आती है तो मैं कुछ भी नहीं छुपाता हूँ। जो मैंने दिया वो सामने वाले को दे देता हूँ, बता देता बिल्कुल हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं क्लियर कर देता हूँ उसका, अगर मुझे सौ पता है सर तो। मैं आपको बता रहा हूँ, आपके और मेरे हाथ पांव कोई नहीं कवर कर सकता सर। जो नॉलेज बिल्कुल। हमारे पास है ना, कोई खींच नहीं सकता। पेशेंट जी। हमारा कोई खींच नहीं सकता, भले हमारे 4 पेशेंट डॉक्टर। आपको पता है पूरे खरगोन जिले में 128 इलेक्ट्रोपैथ डॉक्टर है ना। आज तक किसी ने मेरा पांव हाथ नहीं खींचा, सब प्रैक्टिस करते हैं। कई लोगों को आप यस। पर्सनल जानते हो। आज उनकी एक बिल्कुल। कंडीशन हो गई कि मुझसे ज्यादा अच्छा कमा रहे हो। मैं तो बहुत छोटा सा हूँ, मुझसे ज्यादा अच्छा, क्योंकि मैं टाइम नहीं दे पाता हूँ। वो बिल्कुल सर। मुझसे ज्यादा अच्छा कमा रहे हैं। गजेंद्र सुंदी सर आप मिले हुए हो, बीएल बिरला यस। सर आप मिले हुए हो, है ना। जी। रोज के 40 पेशेंट 45 पेशेंट देख रहे हैं। मैं तो 20-25 पे भी हार जाता हूँ, क्योंकि उनके साथ काम करने वाले हैं, है ना। मेरे बिल्कुल साथ सर, मैं बिल्कुल। अकेला हूँ। ठीक है ना, ये फर्क होता है। ठीक है आपका ना। जी 100% है। आपको धन्यवाद है सर, बहुत बहुत। जी इस लेवल पे हम नहीं आ सकते थे। आपको बहुत बहुत जी थैंक्स। थैंक यू जी सो दीपक। मच। ओके।